पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति है, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए मैं सीधा आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से आग्रह करता हूँ आज की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जी नमस्कार। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी पत्रकार बंधु, चुनाव के दरमियान आप सब लोगों को मिलने का मुझे अवसर मिलता था। कई लोगों का चेहरा मेरे परिचित है, जो शाम को मैं जब वॉकिंग करता था तो मेरे साथ जुड़ जाते थे, बात करते थे। उनके बाद आज आप सबको मिलने का अवसर भी हुआ है और मोदी गवर्नमेंट में यानी कि मोदी 3.0 में ये पहला बजट कैसा है, उसको किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और मोदी जी की कुल मिला के उसकी सोच है, ये इस बजट में प्रतिबिंबित होती है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते थे, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। एक सार्वग्राहिक रूप में देश को हम कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प जाहिर किया है, तो कौन से रास्ते होंगे, कैसे बनाएंगे? तो मोदी जी ने कहा, जब आप कोई विजन करते हैं या तो कोई गोल तय करते हैं, तो गोल को अचीव करने के लिए रास्ता तय करना होता है। जो हम सही केवल विजन दे देते हैं और पाथवे तय नहीं करते हैं, तो कैसे होता है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय राजीव गांधी जी थे और उन्होंने एक वक्त 21वीं सदी का भारत का स्वप्न दिया और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे, लेकिन 21वीं सदी में ले जाने के लिए पाथवे तय नहीं कर पाए। तो हुआ था ऐसा, आपको यहां से दिल्ली जाना है तो रायपुर में जिस ट्रेन में जाना है 11 बजे ट्रेन आनी है, तो आपको 11 बजे में 5 मिनट कम हो, तब आपको प्लेटफॉर्म में जिस कोच में आपको बैठना है, एक कोच के सामने जाके खड़े हो जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो ट्रेन तो उसके टाइम पे आएगी, लेकिन आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे तो आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए उस वक्त 21वीं सदी का नारा लगा, लेकिन 21वीं सदी की ट्रेन तो टाइम पे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, लेकिन आप टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाए थे और हम उस वक्त का नारा रह गया। मोदी जी ने कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उसके साथ मोदी जी ने विजन दिया कि हमें देश में 4 जाति के लिए अहम काम करने की आवश्यकता है और हम करेंगे, तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। कौन सी? तो मोदी जी ने कहा गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये 4 जाति का विकास होना चाहिए। ये 4 क्षेत्र में जो देश में उसका सशक्तिकरण करा जाएगा, देश डेवलप कंट्री में आगे बढ़ेगा। और उसको देखते हुए जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसके बाद का जो भी बजट आया, ये बजट को आप अवलोकन करिए तो ये 4 क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अहम बजट में प्रावधान किए गए। तो अभी इस बजट में यानी कि 3.0 मोदी गवर्नमेंट के पहले बजट में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 4 जाति का विकास के लिए 4 पिलर तय करा गया। और 4 पिलर क्या? इतना बड़ा देश है, देश की इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा कंट्री है, यहाँ एवरेज आयु हमारी 28 ईयर्स है, दुनिया में कहां भी नहीं है। ये युवाओं को रोजगारी चाहिए, तो इस बजट में युवा और रोजगार दोनों, एम्प्लॉयमेंट और यूथ, दोनों यूथ और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है सारा।
और यूथ को एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगा जब उसको स्किलिंग हुआ। इसलिए स्किलिंग के लिए उसमें इस बजट में प्रावधान रखा गया है, व्यवस्था की गई है। और देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ टाइप की देश में विकेंद्रित एमएसएमई का विकास से देश का डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसके लिए कई सुविधा, कई व्यवस्था इस बजट में सुनिश्चित की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ही देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है। तो मिडिल, आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ तब देश में नारा था रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा अभी पूरा हो गया। अभी रोड, पानी और लाइट, ये भी कई स्टेट में काम पूरा हो चुका है और सारे देश में व्यापक तौर पर हमें सुविधा उपलब्ध करानी है ताकि देश में मिडिल क्लास की आबादी बढ़े और मिडिल क्लास के जीवन धोरण सुनिश्चित हो और सुखमय हो। उसके लिए भी इस बजट में सुनिश्चितता की गई है। और ये 4 पिलर पर काम करने के लिए मोदी जी ने बजट में 9 प्राथमिकता तय की। और 9 प्राथमिकता पर कैसे कैसे काम करा जाएगा उसके बारे में मैं आपके सामने विषय रखूंगा, उसमें क्लैरिटी आएगी। ये देश में किसान, खेती, तो किसानी में सुविधा हो, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वैसे समय के साथ हमें बदलना बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए किसान में, और कोई भी पैसा जब किसानी में लगता है या तो किसान के पास आता है तो देश की सारी इकोनॉमी पर रिवर्स इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे किसान सम्मान निधि से किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया देने के लिए कार्य हो रहा है। जब किसान के जेब में एमएसपी में 50% एबव, यानी कि उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है किसान की, उससे 1.5 गुनी हम एमएसपी से उसका कमोडिटी को प्रोक्योर करते हैं। जो पैसा किसान के जेब में आया तो उसका फायदा ये होगा, किसान के जेब में पैसा आया है, किसान खर्च करेगा, ट्रैक्टर लेके आएगा, इनपुट्स खरीदेंगे, सीड खरीदेंगे, अपनी जीवन जरूरी चीज खरीदेंगे, तो ये पैसा रिवर्स इकोनॉमी में बैक जाता है। तो जब गांव में लास्ट व्यक्ति तक, किसान तक पैसा पहुंचता है तो किसानी में उसके औजार चाहिए, किसान के लिए इनपुट चाहिए। बनाने वाली इंडस्ट्रीज कहाँ होती है? सामान्यतः वो शहर में होती है। तो पैसा रिवर्स होता है, इसलिए किसान की इनकम बढ़े बहुत आवश्यक है। और इसलिए 1,52,000 का प्रावधान किसानी में, खेती में, किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया गया है। उसमें भी देखो, मुझे पता है समय के साथ जब हम नहीं चेंज होंगे, हमने केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्टर रहा, हमने देखा केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग, और मेरे पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी थी, नंबर ऑफ टाइप के डेटा हमारे पास आते थे। एक्सेस ज्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करने से कैसा हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्शन कैसे सैचुरेट होता है, कैसे कई असाध्य डिसीज भी उससे पैदा होता है, तो व्यवस्था में जाने की आवश्यकता है। तो यही हमारी सरकार ने एफर्ट ली। प्योर ऑर्गेनिक है, चलो मार्केट में 100 रुपए के किलो मिलता है तो हम 200 रुपया दे देंगे, लेकिन हमें शुद्ध खाना है, ऑर्गेनिक चीजें खाना है, प्राकृतिक खेती की ओर देश को ले जाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान करा गया है। और 10,000 ऐसे बायो इनपुट तैयार करेंगे, देश में ऐसी शॉप निर्माण करेंगे जहां से किसान को ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए इनपुट मिलेंगे। और उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रावधान में एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है ताकि भविष्य में देश के नागरिकों को नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। वैसे ही आज एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिकॉर्ड की शुद्धि बहुत आवश्यक है, टाइटल क्लियर बहुत आवश्यक है। क्या हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक एकड़ लैंड, सारी लैंड का टाइटल क्लियर डिजिटलाइज कर सकते हैं क्या? ये लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, ये लैंड है, उसमें इतना एंक्रोचमेंट है, ये लैंड में इस टाइप की शर्त है, सारी इंफॉर्मेशन लैंड रिकॉर्ड की होनी चाहिए। बदलते समय में
आज युवा लोग मोबाइल पर है, ये व्यवस्था को देख पाए उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान करा गया है। रोजगार और स्किल, दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बहुत आवश्यक है और इसलिए 1,48,000 एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के द्वारा 1,48,000 करोड़ रुपया का खर्च केवल एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के ऊपर करा जाएगा। कि कोई नए रोजगार में जुड़े हैं, ईपीएफओ में ज्वाइन करा है, तो उसको एक सैलरी, एक महीने की सैलरी 15,000 रुपया ईपीएफओ के द्वारा उसके अकाउंट में दिया जाएगा। वैसे ही दूसरी पीएलआई स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें ईपीएफओ में 12,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, तो सामने से 12,000 रुपया एम्प्लॉयर देंगे। दोनों के द्वारा उसको सहयोग दिया जाएगा ताकि दोनों की ओर से सुविधा हो। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव में तीसरा प्रावधान करा गया, जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उसके पास आज 50 एम्प्लॉयज है और उसके पास एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसको 3,000 रुपया दिया जाएगा ताकि वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं उसको फायदा होगा। दोस्तों, एक अच्छी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए लाई गई। स्किलिंग आज के देश की रिक्वायरमेंट है और स्किलिंग करने के लिए आज देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई चलाई जाती है। देखो, एक बार हम कहते हैं, बात करते कि एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, दूसरी जगह पे आज नेशनल सर्विस पोर्टल पर जाके आप देखो कितनी नौकरियां ओपन हुई है, कितने जॉब देने वाले लोग ये प्लेटफॉर्म पर आके बोल रहे हैं कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग चाहिए, मुझे ऑटो गैरेज में लोग चाहिए, मुझे मेरे मकान बनाना है, मिस्त्री नहीं मिल रहा है, प्लम्बर नहीं मिल रहा है। ये सब स्किल वाले लोगों का काम है, लेकिन ये स्किलिंग नहीं होने से कई लोगों को रोजगारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उसका स्किलिंग करने के लिए देश में हब एंड स्पोक, हब और स्पोक के मॉडल से एक आईटीआई को हब बनाई जाएगी और एक क्षेत्र के क्लस्टर का अध्ययन करा जाएगा और एक क्लस्टर का अध्ययन करके ये सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है उसको किस टाइप के स्किलिंग की आवश्यकता है, स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्किल मैन पावर वहां से निर्माण करके स्किलिंग करके इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा ताकि हमारे देश के युवाओं के रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो। वैसा ही डिसीजन करा गया कि देश में 1 करोड़ देश की चुनिंदी कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी इंडस्ट्रीज, और वहां जाके कोई इंटर्नशिप करके आते हैं ना, तो यूथ को गौरव होता है कि मैं जाके टाटा में इंटर्नशिप करी है, तो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसको तुरंत ही जॉब मिल जाती है। ऐसे 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को स्किलिंग कराना है, इंटर्नशिप कराना है और इंटर्नशिप करते वक्त उसको 5,000 रुपए की स्टाइपेंड भी मिलेगा और ऐसे 1 करोड़ लोगों को 500 फर्स्ट रैंक की इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, ऐसा करके 4 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में जॉब निर्माण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मेरी दृष्टि से ये सबसे बड़ा एफर्ट है। ये एफर्ट के द्वारा हम देश के युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। वैसे ही रोजगार और स्किल के साथ समावेशी मानव संसाधन का विकास बहुत आवश्यक है। सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है और इसलिए समाज के सभी वर्ग का विकास होना चाहिए। जनजाति सेक्टर में भी वहां के गांव को प्राथमिक सुविधाएं मिले, वहां रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल की व्यवस्था हो, कोई जगह पे स्कूल में 2 क्लास कम है तो उसकी व्यवस्था हो और उनके यहाँ उत्पादित वन पैदाश उसको अच्छा मार्केट मिले, उसके लिए भी इस बजट में अच्छा प्रावधान किया गया है।
और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जेल में ट्राइबल इलाका ज्यादा है, तो वहां भी गांव में ट्राइबल क्षेत्र के विलेज में उसका लाभ होना है। और देश में वैसे ही महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं में नेतृत्व का विकास हो, महिलाओं को रोजगारी का निर्माण हो, उसको जहां वो काम करे वहां उसको असुविधा ना हो। छोटे बच्चे हो तो उसकी व्यवस्था हो, बच्चे को हॉस्टल में रखने की व्यवस्था हो ताकि वो काम पे जॉब पे जा सके, उसके लिए भी ये बजट में प्रावधान किया गया है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग भागीदारी कैसे कर सकते हैं, और ये लोक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने कई प्रावधान किए इस बजट में, जो आने वाले दिनों में हमें उसका उपयोग होना है। ई कॉमर्स हमें कुछ छोटे व्यक्ति है और उन्होंने यहाँ में एक माटी काम करने वाले व्यक्ति की क्या बोलते हैं उसको, कुम्हार ही बोलते हैं। उन्होंने अच्छी, देखो ये आर्ट में ताकत होती है, अच्छे बर्तन बनाए, उसको एक्सपोर्ट करना है। हम कितना भी भाषण करें एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये है, बट ये आर्ट को इंटरनेशनल मार्केट देना उसका काम नहीं है। उसके लिए पीपीपी मॉडल से ऐसे प्लेटफॉर्म हम डेवलप करेंगे जो ये ई प्लेटफॉर्म पर दुनिया से ऑर्डर लेंगे और उसका बैकवर्ड लिंकेज होगा ऐसे छोटे छोटे हमारे छोटे कारीगर, छोटे मजदूर, उनकी ट्रेडिशनल आर्ट, उनकी उसको दुनिया का मार्केट मिले, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीपीपी को हम सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा ऑटो माइनिंग, डिजिटल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब चीजें जो हमारे कंट्री चलने वाली चीजें हैं, उसके पर लोगों की भागीदारी को समर्थन करेंगे। वैसे ही देश में आपने देखा होगा अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, डिजिटल प्लानिंग होगा। आप दिल्ली में करते होंगे, दिल्ली में बारिश आती है, सबसे बड़ी चाहिए। एक एक चीज का एनालिसिस हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं क्या, उसके लिए इस बजट में बात छोटी छोटी है, लेकिन आने वाले दिनों में आज के जो हमारे सामने चैलेंज है उसको एड्रेस करके लिया गया इनिशिएटिव है। उसको पैसे में नहीं मापा जाता है। एक समय था किसने क्या दे दिया पैसे में, उसको हम बजट का प्रावधान मानते थे। जी नहीं, बजट एक विजन, एक ईयर का विजन और फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि देश के सरकार की कार्यकलाप की रीति नीति कैसी है, वो कैसे काम करेगा, उसकी काम करने की क्षमता क्या है, कौन सा विजन से काम कर रहे हैं, ये बजट में रिफ्लेक्ट होता है। और इसलिए ये बजट में शहरी क्षेत्र में आज हाइजेनिक फूड चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन की बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में तय करा गया है कि हम 100 सिटी में, 100 सिटी में साप्ताहिक स्ट्रीट फूड बनाएंगे। हमारे स्ट्रीट फूड होता है, मॉडल स्ट्रीट फूड के लिए मैं लास्ट ईयर में जो मैं हेल्थ मिनिस्टर था उस वक्त मैंने विजन करा था और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। उसमें फूड स्ट्रीट हो तो उसमें फूड बनाने वाले को कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी मैं गया था यहाँ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में एक अच्छी मॉडल फूड स्ट्रीट बनाई है। तो फूड में हाइजीनिक की कैसे ख्याल रखना,
बनाने में कैसे ख्याल रखना, बैठने की क्या स्थिति होनी चाहिए, पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लोग वहां खाना खाएंगे एकदम फूड भी हाइजेनिक हो, वहां की व्यवस्थाएं भी हाइजेनिक हो, ऐसी व्यवस्था से फूड स्ट्रीट बना के 100 सिटी में प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे कंसेप्ट देश में डेवलप होगा ताकि हर सिटी में ऐसी एक अच्छी खान पान की बाजार हो, वहां अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से एक फूड स्ट्रीट के द्वारा लोगों को बैठने का और फूड लेने का अवसर मिले। उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान करा गया है। और दूसरा, शहरी क्षेत्र में 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी आवास बनाया जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपया शहरी आवास में निर्माण करा जाएगा। 10 करोड़ और 1 करोड़ यानी कि 10 लाख का एक मकान हुआ, उसमें भारत सरकार 2.5 लाख देगी, बैंक की लोन मिलेगी, कई स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग कर रही है। उसका मतलब हुआ कि जिसके पास 1-2 लाख रुपया है, 1-2 लाख रुपया जिसके जेब में हो, वो शहर में अपना घर बना पाएगा। छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उससे शहरी क्षेत्र में और शहर में अपना घर होना सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति के लिए, अपने लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और जब उसके पास घर का, आवास का व्यवस्था नहीं होती है, तो छोटे गरीब व्यक्ति को स्लम में रहने की नौबत आती है। जब चुनाव के दरमियान में क्षेत्र में घूम रहा था और प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको कैसे आवास मिला, और मैं मेरा एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैं जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा था और मैं लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहा था, एक बहन मेरे क्षेत्र की खड़ी होकर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाता था और मेरे पास घर का घर नहीं था, लेकिन शहरी आवास योजना का लाभ लेके मेरा अच्छा घर बना है, आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए आएंगे? मैंने कहा मैं बहन अवश्य आऊंगा। तो मैंने उसके घर पे मैं चाय के लिए क्यों, खाना खाने के लिए आऊं? तो मैं तो चुनाव लड़ रहा था, मंत्री था, कैंडिडेट था, तो मेरे साथ पोलिंग होती है। मैंने कहा कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा और एक मेरा सहायक साथ में, पार्टी का वहां का मंडल का अध्यक्ष मेरे साथ आएगा। हम खाना खाने के लिए वहां गए। उन्होंने मुझे बात करी और मुझे इतना संतोष हुआ कि एक सरकार का एक छोटा सा एफर्ट एक परिवार को कितना संतोष देता है। और ये नैना बहन को मैंने कहा कि बहन, मैंने आपके घर पे खाना खाया और मैं मंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरा चुनाव के फॉर्म में तो सब लोग साइन करेंगे, लेकिन मैं देश की एक गरीब मोदी सरकार की लाभार्थी महिला से मेरा नामांकन कराना चाहता हूं। आप मेरे नामांकन में साइन करेगी, मेरी प्रपोज करेगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूंगी। आप आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में जाके देखिए, मैं जब फॉर्म भरने के लिए गया था तो मेरी एक गाड़ी में मैं था और मेरे पीछे की गाड़ी में ये मेरे देश की गरीब महिला, जिसको शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला था और सम्मान प्राप्त करी हुई महिला ने मेरा नामांकन में प्रपोज करा, उन्होंने साइन करा। दोस्तों, सामान्य लोगों का जीवन में ऐसे बदलाव करके हम देश को विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र में इस टाइप की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मुझे पता है जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी तब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट 3.5 लाख करोड़ का था। 2017-18 का बजट डबल होके 7 लाख करोड़ का हुआ था, 18-19 का बजट। और आज जब 2024 में बजट पेश हुआ, 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आवंटित हुआ। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो पहली पैराशय होती है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। और जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप 11 लाख करोड़ रुपया लगा रहे हैं
और रोजगार का सबसे बड़ा निर्माण, सबसे ज्यादा निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से होता है। तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होता है और देश में रोजगारी का भी निर्माण होता है। 11 लाख करोड़ रुपया जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मतलब है देश में डेवलपमेंट की गति डबल हो चुकी है, 3 टाइम हो चुकी है। मैं हाईवे मिनिस्टर था MOS, उस वक्त 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनते थे। आज वो 30 से 32 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। अमेरिका भी एक दिन में 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे कभी नहीं बना पाया था, इंडिया ने करके दिखाया है, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाए और बढ़ाते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अभी वो 14 लाख करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट प्रति वर्ष होगा, तब जाके, और यही गति से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करते जाएंगे, तब हम विकसित भारत बन पाएंगे। दोस्तों, हमने केवल नारा नहीं दिया है, ये मोदी की गारंटी है और ये गारंटी को पूरी करने के लिए हमने पाथवे सुनिश्चित करा है। जब देश में कोविड चल रहा था, हम सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन उस वक्त भारत सरकार का सभी मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रीगण रात दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे ताकि हम 2047 का अमृत काल का विजन डॉक्यूमेंट तय कर पाए। और ये विजन पर हम चल पड़े और ये विजन के आधार पर चल के हमें हमारे गोल को अचीव करना है। दोस्तों, सरकार की एक और प्राथमिकता रही रिसर्च और डेवलपमेंट, बहुत आवश्यक होता है। जब कोई सरकार रिसर्च में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, आपने देखा होगा हर मिनिस्ट्री की आज रिसर्च पॉलिसी बनी हुई। रिसर्च और इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टाइम का फायदा नहीं होता है, कई बार शॉर्ट टाइम का और लॉन्ग टर्म के लिए फायदा होता है। रिसर्च में किया हुआ इन्वेस्टमेंट कई बार कोई सेक्टर में आउटपुट देगा, 10 स्थान पर हमने इन्वेस्ट करा, 10 प्रोजेक्ट में, 10 रिसर्च प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट करा, एक प्रोजेक्ट सफल होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा और उत्तम एग्जांपल है जब देश में कोविड क्राइसिस चल रही थी और उस वक्त मीटिंग में मैं था जब मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग करी। और ये मीटिंग में हमारे साइंटिस्ट ने, मोदी जी ने पूछा साइंटिस्ट को कि हम उसका उकेल कैसे कर सकते हैं, कोविड के सामने हम कैसे लड़ पाएंगे। तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि सर, ये अननोन वायरस है, आगे जाके कैसा बिहेवियर करेगा हमें और दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वैक्सीन उसका सॉल्यूशन हो सकता है। और तब हमारे सामने चैलेंज ये थी कि वैक्सीन का रिसर्च करना। रिसर्च तो दुनिया में ही होता था और दुनिया में रिसर्च होके देश में आता था और उसमें मिनिमम 8 साल लगे थे और मैक्सिमम 10, 12 साल, 15 साल, 25 साल में दुनिया में कोई वैक्सीन का रिसर्च होता था और बाद में ये वैक्सीन देश में आता। ऐसी स्थिति कोविड में हुई होती तो दोस्तों $28 का एक डोज, $25 का डोज फाइजर का मिलता था और ये हमने इंपोर्ट करके हमारे देश को लगाया होता तो भारत सरकार का सारा बजट उसमें चला जाता। लेकिन ये रिसर्च में क्या ताकत होती है और ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं। मोदी जी ने उस वक्त देश के साइंटिस्ट को कहा कि हमें हमारे देश में वैक्सीन का रिसर्च करना है और आप इस काम में आगे बढ़ो, मुझे मेरे देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है, आप वैक्सीन का रिसर्च कर लेंगे। और साथ में उसने कहा कि हम संसाधन की कोई कमी रहने नहीं देंगे और बाद में कहा निष्फलता नरेंद्र मोदी की, सफलता मेरे साइंटिस्ट की, आप आगे बढ़े। और मुझे बताते हुए खुशी है, देश में 20 दिसंबर 2020 में 20 दिसंबर 2020 में दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा था। उनके बाद एक महीने में 16 जनवरी 2021 में भारत ने बनाया हुआ एक नहीं 2 वैक्सीन, इंडिया में बना हुआ, इंडिया में रिसर्च हुआ वैक्सीन का पहला डोज लगाने में हम सफल रहे और 240 करोड़ डोज हम देश के नागरिकों को
हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन दे पाए और उसके पीछे 34,000 करोड़ रुपया का खर्च हुआ। ये रिसर्च देश में नहीं हुआ होता तो देश की हालत क्या होती। दोस्तों, रिसर्च की ताकत है और इसलिए इस बजट में रिसर्च और इनोवेशन के पीछे 1,00,000 करोड़ रुपया का फंड का प्रावधान करा गया है ताकि देश में हर सेक्टर में हमारे साइंटिस्ट को रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिले। और दोस्तों, 9वीं प्राथमिकता को बताते हुए इस बजट में कहा अगली पीढ़ी के सुधार के लिए, और इसलिए अगली पीढ़ी की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, केवल आज का नहीं सोचना है, अगली काल की रिक्वायरमेंट, 5 साल के बाद की रिक्वायरमेंट, 10 साल के बाद की रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर आज से विचार होना चाहिए, आज से उसके ऊपर काम होना चाहिए। और इसलिए हमने कई ऐसे रिफॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। हम प्रोडक्शन इनपुट्स, हम जहां भी इंडस्ट्रीज लगाए वह इनपुट्स उसके नजदीक से ही कैसे मिले, और जहां इंडस्ट्रीज है वहां इनपुट्स की व्यवस्था कैसे करें, वहां ही इंडस्ट्रीज आए, उसके लिए क्लस्टर का विचार पर कैसे काम करें। वैसे ही हमारे लेबर के कल्याण, अदर इनपुट्स, उसका फ्यूचरिस्टिक प्लान, उसके लिए गुड गवर्नेंस के द्वारा गुड प्रैक्टिस, इन सब विषयों पर इस बजट में तो बजट को अच्छी तरह से सराहा गया है। उसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऐसे ही बजट के आधार पर हम विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सर, मेरा नाम गोविंद साहू है सर, और मैं विस्तार में हूँ। मेरा सवाल है सर, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश है, तो आदिवासियों के लिए क्या है सर? आप यही मैंने यही बताया कि जो आदिवासी क्षेत्र के लिए कल्याण योजना की जाहिरात की गई है, उसमें नहीं केवल देश के कोई पार्ट, लेकिन सारे देश में आदिवासी विलेज है, सभी विलेज में उसका लाभ मिलना है, उसका फायदा मिलना है, ताकि हमारे आदिवासी क्षेत्र के गांव में रहने वाले लोगों के जीवन का सरलीकरण होगा, उसके सुविधा उपलब्ध होगी और उसकी लाइफस्टाइल या तो जीवन शैली में सहयोगी होगा। श्रम और रोजगार विभाग भी है, मंत्रालय है। आपने कहा 4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पैदा करेंगे अगले 5 साल। तो कुछ ऐसा भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के कितने एम्प्लॉयमेंट होंगे या केवल प्राइवेट सेक्टर होगा, क्या होगा? कुछ आंकड़े हैं आपके पास? एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है और प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। आपने देखा होगा भारत सरकार ने मिशन रिक्रूटमेंट चलाया और पिछले 9 महीने में
भारत सरकार ने 4.5 लाख से अधिक रिक्रूटमेंट करा और एक कंटिन्यूस चालू है। प्रति महीने 50,000, 60,000, 70,000 नौकरियां उपलब्ध होती जा रही है। रिक्रूटमेंट गति से चल रहा है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट करती रहती है और गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट फिक्स होती है जो जहां जॉब है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी को हमें डेवलप करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उसकी पसंदीदा के लिए एम्प्लॉयमेंट मिले। और सनराइज सेक्टर को आइडेंटिफाई करके, फॉर एग्जांपल आज से 1 दशक पहले आईटी सेक्टर सनराइज था और आईटी सेक्टर में उस वक्त भारत सरकार ने एफर्ट लेके लीड करा। तो आज दुनिया में आईटी सेक्टर का काम आउटसोर्स से इंडिया में हो रहा है। वैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर में इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया आके सर्विस सेक्टर में इंडिया का यहां से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे लाभ ले, ये दिशा में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। देश में न्यू जनरेशन और यूथ उसको ज्यादा से ज्यादा काम मिले, इसलिए स्किलिंग की आवश्यकता है। और इस स्किलिंग के लिए भी जो अभी मैंने आपके सामने विषय रखा, ऐसे बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको इंटेंसिव दी जाएगी ताकि प्राइवेट सेक्टर में उसको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले। तो 4 करोड़ यूथ को अगले 5 साल में हमें सशक्त करके उसको बाद में अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट में मिलेगी, गवर्नमेंट में जाएगा, प्राइवेट में मिलेगी, प्राइवेट में जाएगा। तो जब आप कई बार क्या होता है, हम लेबर के लिए सोचते हैं लेकिन लेबर को काम कौन देगा? इंडस्ट्रीज देगी। तो उसके लिए एमएसएमई के लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर खड़ा करना पड़ेगा ताकि एमएसएमई का निर्माण हो, उसका प्रोडक्शन बढ़े और एमएसएमई के द्वारा उसको रोजगार का निर्माण प्राप्त हो। बाकी आप दुनिया में कोई भी जगह में जाए 10% से ज्यादा जॉब गवर्नमेंट में नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना ही जाना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर से हमारे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके लिए हमने काम करने के लिए सुनिश्चित करा। नई व्यंजन को जोड़ने के लिए पैसा दिया लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्थिति ये है कि बीते कई महीनों में बंद हो चुकी है या लेट कर रही है। इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है और तमाम यात्री हैं रेलवे स्टेशन। उसमें क्या होता है, मैं यहाँ चुनाव में था तब ये प्रश्न आया था कि रेलवे लेट होती है, टाइम पे नहीं आ रही थी। उस वक्त मैंने पता करा था तो रीजन ये निकल के कुछ पट्टी लग रही थी, उस वजह से उसका टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब होता था। लेकिन कुल मिला के मैं उसको टोटल में नहीं देखता हूँ, मैं टोटल में देखता हूँ। जो मैंने सारा बजट की बात रखी, एक जगह को मिला, दूसरी जगह को नहीं मिला, तीसरी जगह को मिला नहीं, क्या हो रहा तो टोटल में आपके मंत्री जी, एक सवाल ये है कि कुल व्यय जो है हमारे बजट में उसका 24.21% जो ब्याज भुगतान के रूप में जाता है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ करेगा? उसका एक रेशियो अपने जीडीपी के सापेक्ष में 5% से कम आपका कर्ज होना चाहिए, या तो कर्ज के पीछे खर्च होना चाहिए। तो ये रेशियो हम बेहतर कर रहे हैं डे बाय डे। और हम डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक मर्यादा में, आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया का काम करना है, आपके पास 80 रुपया है, 20 रुपया का कर्ज ले तो कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कर्ज क्यों ले रहे हैं? देश के निर्माण के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, और उसके प्लानिंग के साथ उसको हम वापस लौटाए। ये अच्छी फाइनेंशियल व्यवस्था, सो दैट हमारा अर्थतंत्र
आज के दिन में चल रहा है। दुनिया भी उसकी सराहना करती है कि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा है। डॉक्टर राजेश सतीश जी सवाल रोजगार से ही है। 4 करोड़ वाले पे सर आपने अभी नहीं लिया। मेरा सवाल सर इस बात पे है कि क्योंकि देश भर में यात्रा है, छत्तीसगढ़ के लिए भी क्या राज्यों के लिए कोटा है? उसमें कोटा नहीं हो सकता है, लेकिन सारी योजना, क्या हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? 1 करोड़ युवा को हमें इंटर्नशिप में जाना है। यहाँ भी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट पीएसयू है, बड़ी कंपनी है, तो जहां है वहां उसको हमारे युवाओं को भी लाभ मिलना है। यहाँ भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, तो क्लस्टर के अगल बगल में आईटीआई को हब के रूप में निर्माण किया जाएगा। ये आईटीआई का सिलेबस यहाँ की इंडस्ट्री सेंट्रिक बनाया जाएगा, उसकी डिमांड सेंट्रिक बनाया जाएगा, तो उसका लाभ भी यहाँ मिलना है। इसलिए वो स्टेट का कोटा के रूप में हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारे देश के युवाओं को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यही अपॉर्चुनिटी हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी मिलेगी। आपने शहरी विकास की बात की, कई बार शहरी विकास के लिए कई प्रोजेक्ट बनाते हैं मास्टर प्लान। हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए 2 बार पहले मास्टर प्लान, तीसरा मास्टर प्लान बन गया, लेकिन अभी तक पहले और दूसरा मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ऐसे में कैसे हम देखते? मैं इसलिए कि इंडिविजुअल सिटी रायपुर के बारे में इसलिए बोल नहीं पाऊंगा कि उसका मुझे इंडिविजुअल स्वाभाविक तौर पर पता नहीं होगा। जब स्टेट की मीटिंग हो या तो सरकार के साथ आपकी ऐसी वार्ता हो, तब अवश्य पूछना चाहिए, तो सरकार आपको बता सकती है। उसके बाद सर आपने युवाओं पर फोकस किया, रोजगार पर फोकस किया, प्रशिक्षण के बाद रोजगार। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आईटी सेक्टर का यहाँ पे अभाव दिखता है। युवा जो है वो आईटी में पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पलायन करते हैं। दूसरी चीज ये सर कि यहाँ पे प्रशिक्षण तो दिया जाता है आईआईटी और आईटीआई जैसे इंजीनियरिंग संस्थाओं के माध्यम से, मॉनिटरिंग सिस्टम कहीं ना कहीं लगा है, वो क्या नंबर्स में ही रह जाते हैं, युवाओं को जिस तरह पर रोजगार नहीं मिलता है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से इस पर फोकस होगा कि सही युवा वहां तक पहुंचे कंपनी में? सही युवा को कंपनी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें स्किल है, और ये इसलिए उसका जो इंटेंसिव वाला मैकेनिज्म है उसको इस तरह से करा जाएगा ताकि माय भारत प्लेटफॉर्म है, तो माय भारत प्लेटफॉर्म पर युवा रजिस्टर होगा। उसमें उसका माय भारत प्लेटफॉर्म पर सारा सीवी है। इस सीवी में उसको किस टाइप की स्किल है, उसको कितना सीवी से पता चलेगा कि उसकी रुचि क्या है, वो क्या जाना चाहते हैं, उसमें से सिलेक्शन होगा, ताकि उसको ऑटोमेटिक पप पप करके उसके ही प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन आएगी कि आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी ओपन है, आप वहां जाइए। और ये कंपनी को भी पता चलेगा कि आपके अगल बगल में इस टाइप के स्किलिंग पर्सन उपलब्ध है। यही डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग है। तब जाकर जो आपने कहा, सही व्यक्ति को सही प्लेस पर अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ को नए सिरे से नए तरीके से संवारने की आपकी मंशा, इस बजट में ऐसा क्या? उसमें क्या है, हर सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि सभी सेक्टर में सभी स्टेट नंबर 1, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ माइनिंग सेक्टर में नंबर 1, यानी कि माइनिंग सेक्टर ही आपका यहाँ कोर सेक्टर है। तो माइनिंग सेक्टर में हम माइनिंग सेक्टर में यूथ की अपॉर्चुनिटी को कैसे तलाशें, ये दिशा में यहाँ कार्य योजना बनेगी, ताकि यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। और मैंने देखा है और समझा है विषय को, हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के यूथ को उसका बहुत फायदा होगा। अक्सर देखा जाता है जो बजट केंद्र से आता है वो कुछ राज्य कुछ मद में पैसे खर्च नहीं करते। जैसे पिछली गवर्नमेंट में खेलो इंडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई, तो इसका असर ये होता है कि उस बजट के मद को कहीं नहीं केंद्र से भी कटौती कर दी जाती है। तो ऐसे जितने मद जिसमें छत्तीसगढ़ को पिछले वर्षों में बहुत नुकसान हुआ है, जिस मद में पैसे खर्च नहीं किए गए, जहाँ की आवश्यकता है, क्या केंद्र उसको और रिवाइज करेगा, उसकी समीक्षा करेगा, उसके कारणों को पता करेगा कि क्यों खर्च नहीं होगा?
नहीं, उसमें खर्च नहीं होने का कई रीजन होता है। समझ लो कि एक जगह पे आपको एक खेलो इंडिया का सेंटर बनाना है और बजट में प्रावधान करा गया कि हम यहाँ 5 करोड़ का खेलो इंडिया का सेंटर बनाए, लेकिन लैंड एक्वायर में दिक्कत आई तो इस साल में आप खर्च नहीं कर पाए, तो उसका मतलब यह नहीं होगा कि खर्च नहीं होगा, खर्च होगा ही। और छत्तीसगढ़ को भी भारत सरकार की ओर से, मेरे मंत्रालय की ओर से, जो राज्य सरकार की ओर से रिकमेंडेशन आएगी और संभव हो इतना हम सहयोग करेंगे। सर इसका सर इस बजट में बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, इसको एक विशेष प्रावधान दिया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अन्य राज्यों के साथ ये भेदभाव का भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव कोई स्टेट के साथ नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं पिछड़ेगा, हम आपके साथ हैं। चलिए धन्यवाद। यस, महीना फर्स्ट। नहीं आ रही क्योंकि सोने चांदी के भाव में तो छूट किया गया है, लेकिन एक महिला का जो सारी चीजें हैं वो चलती है। हमारी छत्तीसगढ़ की महिला कोष है, मेहतारी वंदन योजना से उसके अकाउंट में पैसा आता है। गहना का, ज्वेलरी का भी, सोने का भी भाव कम हुआ है। और लेकिन ये तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन ये बजट में भी हमारी मिडिल क्लास की महिलाओं को रोजगार करने के लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध और उसकी सुविधा है। इसलिए महिलाओं के लिए चाइल्ड होम, बच्चे को उसमें रखे जाए, हॉस्टल की व्यवस्था, महिलाओं को अच्छा आहार मिले उसके लिए वहां की व्यवस्था। और मोदी जी ने तो अभी आपके लिए 33% असेंबली में और पार्लियामेंट में कर दिया है, तो अब आके आने वाले दिनों में हमारा नेतृत्व भी करेंगे। ओलंपिक के लिए देश में कल रात 11 बजे में देख के आया, 12 बजे पेरिस में 117 हमारे प्लेयर का दस्ता भारतीय पोशाक में निकला था, भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा झंडा फहराते हुए। मैं आपको बता दूं कि 170 हमारे खिलाड़ियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। उसमें से 96 प्लेयर को पिछले 6 महीने से वो इंडिया के बाहर थे, क्योंकि वहां की इकोसिस्टम में वो सेट हो जाए, वहां का एनवायरनमेंट में वो सेट हो जाए। इसलिए यूरोप में ही हमने ट्रेनिंग दी, उसके लिए इंटरनेशनल कोच को हायर करा, उसने के लिए रहने की, वहां खाने पीने की, उसकी सारी व्यवस्था भारत सरकार ने करी। और उसको ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर को हमने इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे प्लेयर ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और हम सब लोग उसका हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।